sequence start in 5, 4, 3, 2, 1. अच्छा, इंडस्ट्रियल एज के बाद आज हम जिस करंट टाइम में हैं उसको डिजिटल एज कहते हैं। डिजिटल एज का जो स्टार्ट है प्रॉपर वो इन मिड 19th सेंचुरी में हुआ प्रॉपरली। उससे पहले डिजिटल मशीन्स का कॉन्सेप्ट था, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था जो बाइनरी नंबर्स को यूज़, बाइनरी सिस्टम बेसिकली 0 एंड 1 डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स को यूज़ करके जो है वो उन्होंने एक इंजन बनाया था, एक मशीन थी। तो बेसिकली जो डिजिटल मशीन्स कहते हैं वो उन मशीन्स को कहते हैं जो एक तरह से कह लें नंबर्स पे काम करती हैं, या जो नंबर्स और डेटा का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टीम इंजन को देखें, जिसकी मैंने लास्ट एग्जांपल दी, या कोई भी ऐसी डिवाइस देखें, सबसे सिंपल जो तरीका होता है इसको समझने का डिजिटल मशीन्स को, वो क्लॉक होती है। एक क्लॉक होती है जिसमें कह लेंगे जो एनालॉग क्लॉक होती है आपकी, जिसमें कांटे होते हैं, ठीक है। तो उसमें नॉर्मली जो है वो जब सुई आगे बढ़ती है उससे आपको टाइम का पता चलता है कि हाँ क्लॉक इज़ मूविंग। बेसिकली पीछे मैकेनिकल प्रोसेस होता है, गियर्स मूव कर रहे होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो टिक कर रही होती है। लेकिन डिजिटल वॉचेस जो होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता। उसके पीछे जो है वो सिस्टम जो चल रहा होता है वो डिजिटल सिस्टम चल रहा होता है, वो डेटा पे काम कर रही होती है कि अगर जो है वो पावर एक हद तक आगे बढ़ेगी तो उसके बाद जो है नंबर चेंज होगा, तो वो डिजिटल सिस्टम होता है। तो ये सबसे ईजी तरीका होता है इन सिस्टम्स में डिफ्रेंशिएट करने का। तो वहाँ से जो उन्होंने सिस्टम बनाया था वो था तो बेसिकली एनालॉग मशीन, लेकिन वो डिजिटल इन अ सेंस थी कि वो डेटा पे चलती थी। तो वो मशीन जो डेटा पे चले उनको डिजिटल मशीन्स कहते थे। और भी मशीन्स थी जो डेटा पे चलती थी, लेकिन उसको कह लें कि मिक्सअप कह सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वही था। जैसे मोर्स कोड, मोर्स कोड में जो मशीन थी, टेलीग्राफ मशीन जिनको कहते थे, वो 1800s में बनी, लेट 1800s में, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी इनिशियली। तो उसमें सिर्फ जो है वो दो तरह का डेटा जाता था और उससे मोर्स कोड बनता था। मोर्स कोड क्या होता है? बेसिकली एक टाइप का कोड होता है। उसको अगर आप ट्रांसमिट करें तो सामने वाला बंदा उसको डिकोड करके समझ सकता है कि मैसेज क्या ट्रांसफ़र किया गया। वो रेडियो वेव्स के थ्रू वो मैसेज ट्रांसफ़र होता था और वो इंक्रिप्शन नहीं होती थी, वो सिर्फ एक तरह से कह लें, क्योंकि वहाँ पे जब मोर्स कोड आया उस टाइम एक्चुअली में वॉइस को एनालॉग से डिजिटली या फिर डायरेक्टली रेडियो वेव्स में भेजने का कोई तरीका था नहीं। वो तो इसलिए बस हमें जो एक तरह से समझ दो चीज़ें, दो सिग्नल्स हमें भेजना आ गए थे, तो उन्हीं सिग्नल्स को मिक्स एंड मैच करके हमने एक पूरा स्कीमा बनाया। उस स्कीमा को मोर्स कोड कहते थे और उसकी अगर आपके पास टेबल हो तो आप उसको डिकोड करके मैसेज को समझ सकते थे। कोई ऐसी इंक्रिप्शन नहीं होती थी, बस एक कोड होता था, क्योंकि उस टाइम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं थी। लेकिन जब इन 1900 जो था सबसे पहले इसी को किया गया कि जो डिजिटल मोर्स कोड बना। अब जाहिर सी बात है, जब डिजिटल मोर्स कोड बना तो उसके स्कीमा के हिसाब से, क्योंकि जो मशीन्स थी वो डेटा पे काम कर रही थी, तो उसमें ट्रांसमिशन ईजी हो गई थी। तो उसको फिर डिकोड करने के बजाय डायरेक्टली पूरे मैसेजेस जो है वो इस तरह भेजे गए कि वो सामने इसी तरह शो होते थे, उसको डिकोड करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली डिकोड होते थे वो। लेकिन ये जो था वो फर्स्ट एग्जांपल थी डिजिटल डिवाइसेस की जो आनी थी आगे। इस तरह से जब ये मोर्स कोड वाली डिवाइस आगे बढ़ी और उसके अलावा टेलीफोन है, प्रॉपर एक टेलीविज़न है। टेलीविज़न उसी की एग्जांपल है कि वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करके आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता था। जो एनालॉग सिग्नल्स थे वो केबल के थ्रू आते थे, एंटीना के थ्रू। तो ये जो था ये एक इंडस्ट्रियल एज का स्टार्ट था, ठीक है। वहाँ पे जो है वहाँ पर सिग्नल्स जो थे वो बेसिकली रेडियो सिग्नल्स यूज़ होते थे। रेडियो वेव्स में जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होता था और वो डेटा एनालॉग फॉर्म में होता था, फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता था, या आपके माइक्रोफोन से जो है वो साउंड वेव्स के फॉर्म में जो है वो एक एनालॉग फॉर्म में रिलीज़ किया जाता था। तो ये जो था ये एक स्टार्ट था। यहाँ से जब डिजिटल डिवाइसेस में उरूज आया, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस वॉज रियली हेल्पफुल, क्योंकि जो नॉर्मल एनालॉग डिवाइस जैसे होती है, स्टीम इंजन हो गया या डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस जो एक्चुएटर्स होती थी, वो आपकी वर्क लेबर के एक तरह से के लिए फिज़िकली हेल्प कर सकती थी, क्योंकि वो चीज़ें मूव कर सकते थे, पावर ऐड कर सकते थे, वर्क डन कर सकते थे। लेकिन जो कॉग्निटिव फंक्शन था, या कह लें जो समझ का काम होता है, अकल का जो काम था, वो मशीन्स नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास तोड़ जोड़ करने की, जो ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जो है वो पावर नहीं होती थी। अगर एक इंजन है वो पावर तो लगा सकता है, लेकिन वो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकता। उसके लिए उसको नंबर्स पे काम करना आना चाहिए। तो बेसिकली जिन मशीन्स को हमने नंबर पे काम, या हमने ऐसी मशीन्स बनाई जिनको नंबर सिस्टम पे काम करना आता था, या उनको नंबर्स को
ऐड प्लस मल्टीप्लाई सबसे पावरफुल मल्टीप्लाई होता है। अगर उसको मल्टीप्लाई करना आ गया तो वो सारी इक्वेशंस पे काम कर सकता है और हर तरह के नंबर सिस्टम पे वो काम कर सकता है। तो जब हमने उसको वो सिखा दिया तो उसके बाद क्या हुआ, हमने उस कॉग्निटिव फंक्शन जो था, जो अकल का काम था, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी वर्किंग लेवल से रिड्यूस किया। क्योंकि जो इन्वेस्टर था और जो समझ लें कि आगे बढ़ने की रास्ता यही था कि आप जो ह्यूमन वर्क है, ह्यूमन लोड है, उसको रिड्यूस करें ताकि वो आगे सोचने और आगे बढ़ने की जो है वो कैपेबल हो। क्योंकि एक रिपीटेटिव वर्क ह्यूमन को सूट नहीं करता, क्योंकि इंसान वही है जो आगे बढ़े। अगर वो रुक के एक ही काम करता रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये एक बेसिक सोच है, हर इंसान की सोच होती है और इसी मॉडल पे ये दुनिया अभी तक आगे बढ़ रहे हैं, इंसान आगे बढ़ रहे हैं इसी मॉडल पे। तो यही सोच थी जो इंसान को आगे बढ़ाती है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वैसे ही हुआ कि हमने आहिस्ता, जो पहले हमने जो थे वो इतना फिजिकल वर्कलोड कम किया कि इंसान को मुशक्क़त वाला काम नहीं करने पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कॉग्निटिव वर्क पे भी काम किया कि हमने ऐसी डिवाइसेस क्रिएट करी जो उसके कॉग्निटिव वर्क में उसकी हेल्प कर सके, जो अकल का काम है उसमें हेल्प कर सके। और जब हम उस रास्ते पे चले, जब हमने मशीन्स को डिजिटल करना शुरू किया, तो एक नई तरह की मशीन की टाइप हमारे सामने है जिसको कहते हैं कंप्यूटर। बेसिकली अगर कोई भी ऐसी मशीन जो हिसाब किताब कर सकती है, नंबर्स पे काम कर सकती है, कॉग्निटिव फंक्शन कर सकती है, उसको हम कंप्यूटर कहेंगे। जैसे फर्स्ट जो सबसे इनिशियली थे वो कैलकुलेटर्स थे, अबैकस एक काइंड ऑफ कंप्यूटर। लेकिन बेसिकली वो मशीन थी जो हिसाब किताब कर अगर कंप्यूटर की बात करें तो उसकी स्टार्ट में जो है वो बिल्कुल कंप्यूटर्स के साथ उसका जो स्टार्ट था वो कैलकुलेटर की फॉर्म में हुआ था। तो वही बात है कि हमने अपने एक्चुएट तो कर लिया था, मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हमारी होती थी, जो हम कह लें कि वर्क डन करते थे, और वो तो हमने ऑटोमेट कर लिया था इंडस्ट्रियल एज में काफ़ी हद तक। लेकिन अभी भी हम जो कॉग्निटिव वर्क था हमारा वो काफ़ी ज़्यादा था, तो उसको ऑटोमेट करने के लिए कंप्यूटर्स बने थे। तो इसमें जब कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर सबसे पहले एक तरह के प्रॉपर डिवाइस थे। उसमें भी जो स्टार्ट हुआ वो एक अबैकस से था, जिसमें इटसेल्फ कुछ ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ नहीं यूज़ होती थी उसमें जस्ट जो था एक सिंपल कह लें कि कॉन्सेप्ट था कि एक मशीन है जो कॉग्निटिव फंक्शन में हेल्प करती है इंसान की। इस तरह से उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के कैलकुलेटर्स बने और फिर वहाँ से प्रॉपर जो है वो कंप्यूटर्स का स्टार्ट हुआ, जिसमें कंप्यूटर के जनरेशन्स की अगर बात करें तो अपने आप में एक बड़ी वीडियो डिज़र्व करता है। लेकिन यहाँ पे मैं समराइज़ करता हूँ उसको कि कंप्यूटर की जो जनरेशन से स्टार्ट हुई, उसमें सबसे पहले जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी उसमें। तो कॉन्सेप्ट वही था उसका भी कि वो मशीन्स जो नंबर्स अंडरस्टैंड कर सके, नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड कर सके और डिजिट्स पे काम कर सके, ताकि वो जो इंसान के कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, जो उसकी अकल की चीज़ें होती हैं, उसको जो है वो सिमुलेट करके जो है वो कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके रिजल्ट दे सके। तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी। अब वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह काम करती थी, वो भी एक सेल है कि बड़ी ट्यूब्स होती थी काफ़ी, जिनको कूल रखना होता था। तो इसका जो यूज़ था काफ़ी हद तक वो इंडस्ट्रियल था, और अभी तक वो होम्स में और ऑफिस में यूज़ होना स्टार्ट नहीं हुई थी, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती थी बस। जैसे जो इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वही जर्मन कोड जो है, एनिग्मा मशीन इसको कहते थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ होता है इंक्रिप्शन के लिए। वो भी एक बहुत बेहतरीन फॉर्म थी कि वो मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ से वहाँ उन्होंने जो है वो कंप्यूटर को यूज़ किया इनक्रिप्ट करने के लिए बेसिकली डेटा, ताकि जो मैसेज था उस पर नंबर्स पर उन्होंने काम किया और उसको इस तरह से हाइड कर दिया है, इनकोड कर दिया कि वो जो भी रीड करेगा वो बगैर की के उसको डिकोड नहीं कर सकता। तो खैर जिस तरह आगे चल के वो जर्मन जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लॉस हुआ था, उसको हारा था, वो उसकी बेस यही बनी थी कि जो जर्मन कोड था एनिग्मा मशीन का वो डिकोड कर लिया गया था। तो खैर इस तरह से फिर आगे बढ़ के जैसे जैसे मशीन छोटी हुई और जनरेशन्स आगे बढ़ी, थर्ड जनरेशन के अंदर जिसको कंप्यूटर की कहा जाता है, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे। एक कह लें कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ था वो, और उसकी वजह ये थी, उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि वो बेल्स लैब में बना था ट्रांजिस्टर, फर्स्ट ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर जो बना था वो सेमीकंडक्टर से बना था। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जो मशीन्स जो कंप्यूट करती हैं डेटा, वो बाइनरी पे काम करती है, 0-1 डिजिट्स पे काम करती हैं। क्योंकि अगर आपने एक मशीन को 0 और 1 में डिफरेंस समझा दिया तो, और उसको बता दिया कि 0 क्या है और 1 क्या है, तो आप उसको कोई भी नंबर समझा सकते हैं उसमें इनकोड डिकोड करके। फॉर एग्जाम्पल 0-1-1 हो गया, 1-0 कुछ और हो गया। इस तरह से उसको पूरी चेन बना के जो है ना, उसको मैसेजेस को इनकोड करके उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता था। यार इसी तरीके से फिर जो है आगे चल के जब ट्रांजिस्टर्स आए, तो ट्रांजिस्टर्स को जो है था उनका ये था, उसको सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर कहते थे। अब उसमें सेमीकंडक्टर यूज़ होता था। वो किस तरह काम करता था कि वो एक स्पेशल काइंड, अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर नॉर्मल जो होता है वो ये होता है जिसमें से कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट जो है वो पास हो जाए। मतलब अगर आप एक तरफ से करंट दे तो दूसरी तरफ करंट मिल जाता है आपको। ये होता है आपका
कंडक्टर, और इंसुलेटर होता है उसका ऑपोजिट, कि अगर आप एक तरफ से जो है वो करंट और दूसरी तरफ रिसीव ना हो तो वो इंसुलेटर होता है। सेमी कंडक्टर जो है वो एक ऐसा मेटल होता है जो दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, यानी कि वो जो है एक टाइम पे कंडक्टर भी हो सकता है और एक टाइम पे इंसुलेटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है और डायरेक्शन क्या है सिग्नल की। तो उन्होंने एक ट्रांजिस्टर बनाया उस सेमीकंडक्टर को यूज़ करके, जिसमें था 2 पिन्स होती थी, एक पिन करंट और अर्थ की होती थी और दूसरी पिन से सिग्नल आते थे। तो उसमें बताते थे कि एक तरफ से जो है फॉर एग्जांपल अगर वो सिग्नल मिलता था 1 का, तो वो उसको करंट को जो है अलाउ करता था और करंट पास थ्रू हो जाता था, यानी वो कंडक्टर की तरह एक्ट करता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसको 0 का सिग्नल मिलता था तो वो उसको ब्लॉक करके इंसुलेटर एक्ट करता था और करंट को पास नहीं होने देता था। तो उससे जो था वो एक मशीन ट्रांजिस्टर को समझ आता था कि दिस इज 0 सिग्नल, क्योंकि अब करंट पास नहीं हो रहा। तो यहाँ से जो है 0 1 कंप्यूटर उसको ट्रांजिस्टर को समझ आता था और एक स्विच की तरह काम करता था, कि गेट की तरह, गेट ओपन एंड गेट क्लोज। गेट ओपन जो है 1 पे होता था, 0 पे क्लोज होता था। तो ये जो था एक जब अचीव करिए हमने ट्रांजिस्टर बेस लैब में, और ये बहुत छोटा होता था, जिसकी वजह से अब जो एक प्रॉब्लम थी कंप्यूटर्स के अंदर कि वो बहुत बड़ी स्केल पे बनते थे और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होते थे, वो भी सॉल्व हो गई, क्योंकि आप इन छोटे ट्रांजिस्टर को यूज़ करके आप अपने 1 0 1 बना दिया, अब इसको अपने पूरी एक चेन बना के इसको पूरा एक नंबर सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। डिपेंड करता है जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर आप यूज़ करेंगे उतना बड़ा नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जितना बड़ा नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं उतनी जो है वो कह लें कि कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ी। यहाँ से जो था ये कॉन्सेप्ट निकला, और फिर यहाँ से जो है एक कंप्यूटर की कह लें कि कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और फिर वो होम्स एंड ऑफिस में अवेलेबल होना स्टार्ट हुआ। यहाँ से आगे चल के आईसीज बनी, उन्हीं ट्रांजिस्टर को आपस में कनेक्ट करके बड़े चेन में जो उनको आईसीज कहते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने, सर्किट बोर्ड बने, मेमोरी फ्लैश मेमोरीज बनी, मेमोरी चिप्स बनी। उस टाइम पे जो थे मेमोरीज़ का भी एक अपने एक अलग वीडियो डिजर्व करती हैं, क्योंकि मेमोरीज़ का भी एक बहुत जो है वो कह लें बेहतरीन सा एक फ्लो होता है जिस तरह से वो आगे बढ़ी। पहले जो थे रिकॉर्ड्स वो पंच कार्ड में होते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड को जो है वो डिफरेंट तरीके से डिजिटलाइज किया, मैग्नेटिक डिस्क बनाई गई। फिर मैग्नेटिक डिस्क के साथ अब जो रिसेंटली चल रहा है वो 9 ड्राइव्स चल रही हैं, जो हमारी जो स्टोरेज एसएसडीज होती हैं, खैर वो भी एक अलग से, बट इन जनरली बताऊँगा कि वहाँ से जो था वो उन्हीं ट्रांजिस्टर को यूज़ करके आगे चल के जो है वो स्मॉल मेमोरीज बनाई गई, और मैग्नेटिक डिस्क को भी यूज़ किया गया। फिर वहाँ से एक जो है उसकी स्टोरेज का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हाँ फिर एक प्रॉपर एक कंप्यूटर की शक्ल नज़र आए जो आजकल होम्स में और ऑफिस में अवेलेबल है। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, एंड 19 और 80s के जब स्टार्ट हुआ था ये। उसके बाद जो था ये इसका नए नए यूज़ आने लगे, क्योंकि कंप्यूटर जो थी वो एक ऐसी जनरल पर्पस डिवाइस थी और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स थी जो पहले अवेलेबल नहीं थी। यानी स्टीम इंजन का काम जो है वो एक्चुएट करना है, तो आप उसके साथ जाहिर सी बात है उसकी भी मल्टीपल एप्लीकेशंस थी कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर जो था वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस था कि उसको आप और कॉग्निटिव कह लें, कॉग्निटिव फंक्शन में जो है वो जनरल था, एक तरह कॉग्निटिव इंजन कह लें उसको, परफेक्ट एग्जांपल कॉग्निटिव इंजन कह सकते हैं उसको, कि उसमें आप जो है किसी भी चीज़ को साथ कनेक्ट कर सकते थे। यानी कि अगर इंजन के साथ जो नॉर्मल इंजन स्टीम इंजन था उसके साथ अगर आप कोई भी पावर वाली चीज़ ऐड कर सकते थे, तो इसके साथ कोई भी कॉग्निटिव अकल वाली चीज़ ऐड कर सकते थे, कोई भी अकल का काम इससे ले सकते थे। कैलकुलेशंस करना, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना, सिमुलेशंस क्रिएट करना, उसके अलावा कह लें कि कोई भी टास्क जो आप नॉर्मली करते हैं, रिमेंबर करना, मेमोरी यूज़ करना, वो सब इसमें होते थे। तो वहाँ से जो है एक तरह से कि ह्यूमन पावर में जो है मल्टीप्लिकेशन ऐड हुई, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक नॉर्मल इंसान है उसकी ब्रेन कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो आप वो अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो वो एक किसी भी कह लें कि विदाउट कंप्यूटर इंटेलिजेंट इंसान को ईजिली जो है वो बीट कर सकता है कैलकुलेशन में, क्योंकि उसके वो कंप्यूटर है, तो वो किसी भी एक ऐसा इंटेलिजेंट उसको एक अपर हैंड मिल गया। तो ये अपर हैंड आहिस्ता आहिस्ता पहले जो सिर्फ इंडस्ट्रियल लोगों के पास होता था और कम लोगों के पास, फिर ये आम लोगों के हाथ में आने लग गया, और फिर एक टाइम आया कि हर बंदे के हाथ में आया विद स्मार्टफोन। अब जब स्मार्टफोन आया तो जाहिर है अब हर बंदे के हाथ में आ गया ये, और हर बंदा एक कह लें कि उसके नॉर्मल यूजेज का पार्ट हो गया कंप्यूटर। तो ये जो था उसमें एक बहुत बड़ा रोल था एक नेटवर्क का, जो 1970s के बाद बनना शुरू हुआ, जब कंप्यूटर्स आम होने लगे और इंटरप्राइजेस में यूज़ होने लगे। तो आपस में कनेक्ट करने के लिए और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स लिखे गए और कुछ जो है एक नेटवर्क बनाया गया जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता था और आपस में फाइल्स शेयर करते थे वो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस नेटवर्क के अंदर और भी इंटरप्राइजेस कनेक्ट होना शुरू हुए और एक बड़ा नेटवर्क बन गया, जो आज हम देखते हैं कि इंटरनेट की सूरत जो है में आ गया। तो ये सब मिला के, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक आम इंसान है
दो आम इंसान है, एक जो है वो इंटेलिजेंट है काफ़ी, दूसरा नॉर्मल है। लेकिन अगर आप दूसरे को कंप्यूटर देते हैं, उसको कंप्यूटर यूज़ करना सिखा दें, जो कि रिलेटिवली सिंपल है, एक नॉर्मल इंसान सीख सकता है आज के फॉर्म में। जैसे जैसे कंप्यूटर को यूज़ करना ईजी होता गया टाइम टू टाइम, पहले तो काफ़ी मुश्किल होता था, स्पेशलाइज इंजीनियर चाहिए होते थे। अब तो आम बंदा कोई भी जो है वो थैंक्स टू एप्पल, थैंक्स टू माइक्रोसॉफ्ट, हर कोई भी बंदा जो है वो ईजिली जो है वो कंप्यूटर यूज़ कर सकता है। तो ये जो था, जब आम बंदे के हाथ में कंप्यूटर आया तो अब उसकी ब्रेन पावर भी मल्टीप्लाई हो गई। और ये फिर उसके ऊपर है कि वो किस तरह उसको यूज़ करके जो है वो उस इंटेलिजेंट इंसान को बीट करके सोसाइटी में अपनी जगह बनाता है। अब जाहिर है, जब एक इंटेलिजेंट बंदे के हाथ में जो है वो कंप्यूटर आएगा तो उसको और बेहतर तरीके से यूज़ करेगा, तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा अपर हैंड मिलता रहेगा। लेकिन एक सोसाइटी में ओवरऑल डेवलपमेंट आई कि हम अपनी ब्रेन कैपेसिटी से आगे बढ़े, हम अपने कॉग्निटिव फंक्शंस भी मशीन को देना स्टार्ट कर दिए। और फिर हम जो है अब एक नेक्स्ट लेवल पे चलेगा वहाँ से, जहाँ से जो है हमारी ब्रेन पावर मल्टीप्लाई ही होती आ रही है। फिर यही हुआ कि मंथ्स की जो कैलकुलेशंस थी, जो महीना लेती थी, मतलब एक आम इंसान को सॉल्व करने में मैथ्स की प्रॉब्लम्स, वो जाहिर सी बात है नॉर्मल बहुत सारी कैलकुलेशंस होती थी जो कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस इंडस्ट्री में वो कैलकुलेशन जो मंथ्स लेती थी, अब वो सिर्फ डेज़ लेती थी, और उससे भी कम कुछ सेकंड्स के अंदर हम इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस कैलकुलेट कर रहे थे जो ज़रूरी हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए। किसी भी तरह की बेसिकली आज के टाइम में, जैसे जाहिर सी बात है, जैसे हमारी डिवाइसेस एडवांस हो रही हैं, जैसे हमारी मशीनरी एडवांस हो रही है, उसी हिसाब से हमारी इंडस्ट्री को भी उसको चेज़ करके और एडवांस होना है, और कह लें कि मज़ीद कॉग्निटिव फंक्शन रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, और बिग कैलकुलेशन चाहिए होती है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि एक स्पेस इंडस्ट्री की बात करें, मून लैंडिंग की बात करें, जब हमने स्पेस मिशन का स्टार्ट लिया था, पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था, ये सारी कैलकुलेशन जो थी ये कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस टाइम में इनके पास कंप्यूटर्स थे, तो ये कैलकुलेशन जो थी वो क्विकली हो रही थी, वरना इतना क्विकली पॉसिबल नहीं था इन कैलकुलेशंस का होना। और इसने एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया स्पेस इंडस्ट्री को, और फिर स्पेस इंडस्ट्री ने आगे बढ़ के जो है वो रिवर्सली जो है वो ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया। और आज हम ऐसे टाइम पे खड़े हैं जहाँ पे जो है ऑलमोस्ट रेगुलर जो है वो कमर्शली जो है रॉकेट शिप जा रहे हैं स्पेस में। वी हैव अ स्पेस स्टेशन है हमारे ह्यूमंस के पास जो है, और ये जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें। ये एक ऐसा स्केल है जो एक्सपोनेंशियली अब ग्रो कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि पहले एक टाइम था जब हम सिर्फ जो है वो पत्थरों के टूल यूज़ करते थे, तो आज हमारे पास उससे बिलियंस एंड बिलियंस टाइम एडवांस डिवाइसेस हमारी पॉकेट्स में होती हैं, हमारे टेबल्स पे होती हैं, और हमें जो है एक तरह से उसको हम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो है हम इतने ग्रो कर चुके हैं, क्योंकि हमारी जो है वो हमारी एंटरटेनमेंट भी इस लेवल की है कि जो है वो, हाँ, अगर 200 साल या 100 साल भी पीछे देखें तो दुनिया बिल्कुल अलग है, एंटरटेनमेंट हर चीज़ बिल्कुल अलग है, और ये वो चीज़ हम कर पा रहे हैं जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। और ये सब जो है ये पॉसिबल हुआ ऑलवेज़ ग्रोइंग ह्यूमन नॉलेज की वजह से, कि एक इंसान जो है वो एक उसकी जो तलब है, उसकी जो कह लें कि चाह है और समझने की जो सलाहियत है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, आगे बढ़ती रहती है। और यही चीज़ है, यही क्रेज़ है, और यही एक तरह से कह लें कि क्यूरोसिटी है जो इंसान को बार बार आगे बढ़ती है और नई नई चीज़ें जो है वो इन्वेंट करने में हेल्प करती है। और यहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से हम आगे जो है एआई की जनरेशन देख रहे हैं, जहाँ से हम इतने रिलाई कर रहे हैं मशीन पे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए कि इवन हम उससे कमांड्स भी नहीं दे रहे, हम उसको बोल रहे हैं जस्ट डू इट, और वो अपने हिसाब से क्रिएटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। यानी कि हम नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शन से बढ़ के क्रिएटिव फंक्शंस पे आ गए हैं, कि हम क्रिएटिविटी के लिए भी अब मशीन्स पे रिलाई कर रहे हैं, कि हम अपनी क्रिएटिविटी देके उससे जो है वो नई तरह की प्रोडक्ट जो है वो बनवाने लगे। तो अब इस लेवल पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ से आगे चल के हमें एक सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी को जो यूज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं। अभी तक जैसे मैंने इंडस्ट्रियल एज का बताया कि वर्किंग लेबर्स, उससे पहले भी अगर आप देखें तो जब मेडिकल साइंस, जो साइंटिफिक एवोल्यूशन में जब हम साइंस पे काम कर रहे थे, उस टाइम भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे ह्यूमंस के ऊपर, जो ज़रूरी भी थे उस टाइम के हिसाब से, लेकिन कह लें कि इनह्यूमेन था बेसिकली। लेकिन वो आज के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें उस टाइम पे तो डिफरेंट चीज़ थी काफ़ी, वो एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते शायद वो। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि हम हर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, उसका एक डार्क साइड और एक नेगेटिव साइड भी साथ साथ चल रही थी उसके। और ये बात है जो हमें हमेशा सोच के रखनी है कि किस तरह से जो है हम इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपने पूरे ह्यूमैनिटी के एवोल्यूशन को किस तरह से प्रॉपर्ली जो है वो रिस्पेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ में। क्योंकि यही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वी शुड टेक अ राइट टर्न्स है। क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ें की जो कि सही नहीं है हमारे लिए, तो वो बैकफायर करेंगे। और जाहिर से अब हम एक ऐसे स्केल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम स्पेस मिशंस कर रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब है हमारे पास, और कह लें कि हर तरह की खतरनाक टेक्नोलॉजी जिससे हम अपना खुद का भी नुकसान कर सकते हैं।
और यही चीज़ मोबाइल के लिए भी है। अगर एक आम इंसान के हाथ में है और वो उसको मिसयूज़ करता है तो वो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करता है, अपनी लाइफ ख़राब करता है। और अगर सही इंसान के हाथ में है तो वो अपनी लाइफ बना भी सकता है। तो इट्स ऑल अप टू अस कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो ये था पूरा इंसान की जो है, किस तरह से इंसान इवॉल्व होकर सिलिकॉन से सिलिकॉन तक का सफ़र अचीव किया उसने। और ये थी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की, किस तरह से सिलिकॉन तक का सफ़र जो है वो अचीव किया उसने। तो लेट्स मीट इन अनदर एपिसोड।